नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नोटिफिकेशन जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम शुरू के 3 मिनट इंतज़ार करेंगे और 3 मिनट में जिस जिसके सवाल आएंगे या जिस जिसका कमेंट आएगा उस कमेंट को हम लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाद में फिर मौका मिलता नहीं। लोगों के कमेंट्स छूट जाते हैं, लोगों को शिकायत होती है, कमेंट नहीं लेते हैं। एक भाई साहब ने जैसे पिछले वाले वीडियो में बोल दिया था, बोले धमकी दे दी थी, गाली दूँ क्या? तो क्या हुआ, फिर उनका कमेंट ही छूट गया। अपन ये भी नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा हो, किसी का कमेंट छूटे। सभी लोग साथी हैं, सभी का काम एक जैसे ही। हम सब इस सफ़र में साथी हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। शौर्य शुक्ला जी नमस्कार, गौरव जी नमस्कार, राजलक्ष्मी जी नमस्कार, राजेंद्र जी नमस्कार, हिंदू टाइगर नमस्कार। बड़े गजब गजब नाम रखते हो सर आप लोग। हेमंत शाह जी नमस्कार, जितेंद्र अभिचंदानी जी आपका भी स्वागत। तमाम सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, सभी को नमस्कार। और नरेंद्र जोशी जी धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच जाए। अपन जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए तो जल्दी से काम हो जाता है। धीरे धीरे पहुंचती है, काम तो भी होता है लेकिन थोड़ा स्लो होता है ना। तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए। नारायण शंकरा रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कंट्रीब्यूशन के लिए, धन्यवाद आपका। और घर घर भगवा छाएगा कैसे, शशांक विराही जी कैसे छाएगा? उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी है ना। तो वो मेहनत आप सब करने के तैयार हैं? निरंजन जी देखिए संघट जी गजब, थोड़ा नाम पढ़ने में मुझे कभी कभी दिक्कत होती है। अमित यादव जी, रोहित राजपूत जी, वनीता जी, बीरेन जी, नीलम जी, नीलम शुक्ला, अच्छा जी स्वागत आपका। नारायण जी आपका भी स्वागत। उमेश जी, शशांक विराज जी रेडी हैं सर, कहते हैं ओके गुड। न्यू फिल्म सिटी इन यूपी, हिमांशु उपाध्याय। अच्छा, आप लगता है फिल्म सिटी से और फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति। मैं थोड़ा नीरस आदमी हूँ इस मामले में, फिल्मों से ज़रा दूर रहता हूँ, हीरो हीरोइनों से दूर रहता हूँ। और मतलब शुरू से ही मेरा यह हाल रहा, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी बाद में ऐसा कुछ हुआ। शुरू से ही ऐसा रहा। शुरू से मुझे एनसीसी बहुत प्रभावित करती थी और वो घूम फिर के देखिए अब फिर राष्ट्रवाद पे आ गए हम। तो बचपन में एनसीसी प्रभावित करती थी, आज हम देश के मुद्दों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जो सच है उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। और सर बंगाल ममता बेगम के लिए कुछ बोलिए। बोलेंगे सर, बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। नहीं, महुआ मोहित्रा जी पे कुछ नहीं बोलेंगे। संदीप मित्तल जी का क्या मैटर है, नो आइडिया। सर बहुत सारे मैटर होते हैं एक दिन में, और व्यक्ति ही से ज़्यादा हम देश के मुद्दों पर ध्यान दें। नितिन जी काफ़ी दिनों से आपको खांसी है, आप कुछ लेते क्यों नहीं? सर एक्चुअली क्या है, खांसी मेरी थोड़ी लंबी चलती है। अब जब आप लोगों ने इतना बोला है तो ठीक है, अब कल से इलाज शुरू करते हैं। मैं सच बात बताऊं, मैंने अभी तक कोई इलाज ही नहीं किया था, मैं मस्ती में अपने आराम से चल रहा था। खांसी तभी होती है जब लगातार बोलता हूँ, जब ज़ोर से बोलता हूँ। दिन भर मुझे खांसी नहीं आती, और कमबख्त खांसी सिर्फ लाइव के टाइम पर आती है, राइट। ठीक है, कल से इसका इलाज करते हैं सर। और चलिए तो शुरू करें। इससे पहले एक निवेदन आप सभी लोगों से, जो बात आप सबसे बहुत ज़रूरी है कहना। आप सबके तमाम सारे मित्र होंगे, आप सबके तमाम सारे दोस्त होंगे, जिनसे आप तमाम सारे बातों पर डिस्कशन करते होंगे, और आप कई सारी चीज़ें लाइव से या वीडियो के माध्यम से लेते होंगे, उनको बताते होंगे या वीडियो देते होंगे। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, उन सभी लोगों से आप थोड़ा ये बताएं, उन्हें निवेदन करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रुके नहीं। हो सकता है कोई वीडियो आपको अच्छा ना लगे, वो वीडियो उनको बहुत काम का हो, या वो उनको बहस करने में बहुत काम का है, तो वो वीडियो सब तक पहुंच सके। इसलिए सभी से निवेदन ये है मेरा कि अपने जितने भी मित्र हैं आपके, उन सब से रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास में डायरेक्टली सबसे प्रभावी रूप से इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बस इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ताकि वो आगे 4 लोगों के बीच में बहस कर सके, 4 लोगों के बीच में अपनी बात रख सके। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए FCRA पर बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, डोंट वरी। तो चलिए साहब, फ़िलहाल तो बात किसानों की हो रही है, बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। और इस बातचीत में लोगों ने कहा
कि भैया मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। अच्छी बात है। डीयू जी नमस्कार, धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो लोगों ने बोला कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। हमने कहा भैया हो सकता है एमएसपी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। मोदी जी तो बहुत बदमाश आदमी हैं, मतलब बड़े खुरापाती हैं। ऐसा खुरापाती तो हमने कोई नहीं देखा आज तक। यहाँ एमएसपी ख़त्म होने की बात हो रही है, उधर मोदी जी ने 2021-22 की एमएसपी लागू कर दी और बढ़ा दी पिछली बार से ज़्यादा। तो वो चर्चा का विषय बन गया है ना। हेमंत जी अवश्य सर, बिल्कुल आप, नो डाउट आपका कहवा बहुत मस्त है और बहुत कारगर भी है। तो अब जो एमएसपी जो जिसके बारे में बार बार होता था, मिनिमम समर्थन मूल्य, जो सरकार जिस रेट पर खरीदती है वो ख़त्म हो जाएगा, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन भाई साहब 20-21 की बात नहीं हो रही, 21 और 22 की बात हो रही है। उसका समर्थन मूल्य लागू कर दिया गया और सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, और ये रहा इस समय आपके सामने। ये रहे मोदी जी, ये रहा किसान, और ये रहा समर्थन मूल्य। 20-21 का एमएसपी ये दिया हुआ है, ठीक है, और 21-22 का एमएसपी ये दिया हुआ है। जरा पास से देख लीजिए अगर आपको दिखना रहा हो तो, यानी 2021 और 22 अगले साल का एमएसपी भी दिया हुआ है। कितना दिया है? गेहूं कितना है? 1925, जिसको 1975 किया जा रहा है। बारले 1525, 1600 किया जा रहा है। दालें 4875, 5100 किया जा रहा है। मसूर 4800 से 5100 किया जा रहा है। मस्टर्ड यानी आपका जो सरसों है 4425 से 4650 किया जा रहा है। संजय रस्तोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सैफ्लावर कुसुम जिसे बोलते हैं 5215 से 5327 किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो बढ़ोतरी है वो कितनी है ज़रा ये देख लीजिए। बढ़ोतरी सरकार ने करी है 50, 75, 225, 300, 225, 112 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है। ठीक है, तो भाई साहब मेरे प्यारे चरसियों, आप तो कह रहे थे एमएसपी ख़त्म हो गया, आप तो किसानों से कह रहे एमएसपी अब रहेगा ही नहीं, मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। मंडी भी है, सरकारी एमएसपी भी आ गया, अब क्या करें? मम्मी मोदी मालेगा, रोज आकर चिंता की क्या बात है? तो आराम से एक एक पैक लगाइए पप्पू स्पेशल पेय पदार्थ का, बिस्किट खाइए, कुत्ते की लार वाले झूठे, और चैन से सो जाइए। पतंजलि योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, तो ये तो आ गया सामने आपके। अब इसमें वृद्धि कितनी हुई, अब इसमें जरा आज की तारीख में जो बोने की और जो कटाई तक की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 960 रुपये वीट की है, देखते जाइए सामने। ठीक है, वीट की है। बारले की 971 है। दालों की 2886 है। 2864 मसूर की है, 66 है सॉरी, और 2415 मस्टर्ड यानी कि सरसों की है। सनफ्लावर की 3551 है। अब इसमें लागत का कितना मिल रहा है? ये लागत का कितना देगी सरकार? लागत का 106% देगी, यानी जो आपकी कॉस्ट है उससे 106% ऊपर। ठीक है, आपको 100 जो लगाया 100 पर 106, यानी दोगुने से ज़्यादा का आपको लागत जो है उससे दोगुने से ज़्यादा आपको मिलेगा। 65% ये आपको किस में मिलेगा? 106% आपको मिलेगा गेहूं में, 65% आपको बारले में मिलेगा, 78% आपको दालों में मिलेगा। ठीक है, 78% मसूर में मिलेगा। मस्टर्ड में यानी कि सरसों में 93% लागत का 93% मुनाफा आपको मिलेगा। 50% सनफ्लावर में मुनाफा मिलेगा। 106% मुनाफा, दुगना से ज़्यादा, 65% मुनाफा, 78% मुनाफा, 78% मुनाफा, 93% मुनाफा, 50% मुनाफा। ला हौल वला कुव्वत। मोदी न चैन से सोने देगा और ना दूसरों को, ना तो खुद सोएगा ना दूसरों को सोने देगा। अब साहब बात इसकी आती है कि तो कौन सी बड़ी बात कर दी? अभी देखिए, छिछोरे हमारे यहाँ कम नहीं है, छिछोरे हमारे यहाँ हर जगह हैं। पत्रकारिता में छिछोरों की कमी नहीं है, बॉलीवुड में छिछोरों की कमी नहीं है। छिछोरे फिल्म नहीं बनती, वहाँ एक्चुअली में छिछोरे हैं, है ना। उस पर भी हम चर्चा करेंगे आज, सारी चीज़ों पर आज बड़े आराम से चर्चा करेंगे, है ना। अब जब बात ये हुई कि भाई एमएसपी तो ख़त्म हो गया था, तो एमएसपी तो आ गया। विप्लव कहते हैं, विप्लव जी कहते हैं
किसान बिल पर विपक्षी नेताओं ने अपना आपा इस कदर खो दिया कि उन लोगों को रोजगार छिन गई है। किसान तो खुश है, अकाली शरद पवार तो करोड़ों की अवैध कमाई गई। जी विप्लव जी, आप बिल्कुल सही समझते हैं, धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने कहा था एमएसपी खत्म हो गई, तो एमएसपी तो लागू है, सरकार ने अगले सत्र के लिए भी बता दिया। अब क्या करें? सरकार खरीद भी रही है, मंडी से भी खरीद रही है, प्राइवेट भी बेच सकते हो, सब कुछ अवेलेबल। अब क्या करें? अब ये हम कहेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, मोदी ने कर दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी, है ना? क्योंकि हमको रोने की आदत है, हमको मोदी के नाम से रोने की आदत है। तो मोदी ने कर दिया, कौन सा बड़ा तोप चला दिया? ठीक है, कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई? मोदी मोदी मोदी, दिन भर मोदी मोदी मोदी। तो उन लोगों के लिए भी एक थोड़ा आज तसल्ली वाली चीज़ लेकर आया हूँ। जाइएगा नहीं, आप सबके लिए मसाला लेकर आया हूँ, एक एक करके। साहब ज़रा आप इस आंकड़े पर नज़र दौड़ाइए। ये 2013-14 का प्रति क्विंटल के रेट है और ये 2020 और 21 के हैं, यानी इस वाले। अभी बढ़े वाले नहीं दिए मैंने, अगले वाले नहीं दिए, ठीक है? अभी सिर्फ वही दिखा। और ये मेरा नहीं है सर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, मैं वो दिखा रहा हूँ। नितिन जी प्लीज ग्रेट कॉज योर। केशव सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सनफ्लावर 3000 था 13-14 में और 21-22 में, यानी ये कांग्रेस सरकार में मौनी बाबा यानी सोनिया गांधी किसानों को कुसुम पर 3000 प्रति क्विंटल देती थी, जो मोदी सरकार ने 5327 रुपये देने शुरू किए। कितने दे रहे हैं हम? 5327। पहले कितना मिलता था? 3000। लेंटिल पर कितना मिलता था? 2950 मसूर पर। अब कितना दे रहे हैं? 5100। आप फर्क देख रहे हैं? ये सोनिया गांधी सरकार है, ये मोदी सरकार है, ठीक है? ग्राम 3100, मोदी सरकार 5100 दे रही है। मस्टर्ड सरसों 3050 देते थे, 4650 दे रही है। बारले 1100 देते थे, 1600 दे रही है। वीट 1400 रुपये देते थे गेहूं पर प्रति क्विंटल और मोदी सरकार 1975 दे रही है। अब आए जरा इसका परसेंटेज हाइक देख लें जरा। 78% सनफ्लावर पे हाइक है, ठीक है? लेंटिल पर 73% हाइक है, यानी लगभग दुगना हो गया। 65% ग्राम्स पर, सरसों पर 52%, बारले पर 45% और गेहूं पर 41%। ये फ़र्क है मोदी सरकार में और इनमें। ये जो चोरों की सरकार थी, जो घोटालेबाज सरकार थी, ये रेट देती थी 2950 वाला। जो ईमानदार सरकार है, चौकीदार है, वो 5100 दे रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चौकीदार चोर है? आप बताइए, क्या ये बाबा चोर है? मेरा तो आपसे सवाल है भाई। 2950 के 5100, 3000 के 5327, ठीक है? ज़रा ये आप फिगर आप अपने सामने देखिए। 1400 का 1975। अब आप बताइए, क्या ऐसा आदमी जिसने किसानों को लगभग दुगना रेट देना शुरू कर दिया, क्या ये किसानों के साथ बेईमानी कर सकता है? क्या ज़रूरत पड़ी फिर उसको दुगना रेट देने की? क्या ये किसानों, और जो लोग आधे रेट दे रहे थे, क्या वो किसानों के हितैषी हो सकते हैं? बहुत क्लियर है। आप क्या रेट दे रहे थे, मोदी सरकार ने क्या रेट दिया? अब सवाल उठता है, रेट दे दिया तो क्या होता है? रेट देने से क्या हो जाता है? खरीदा ही नहीं होगा। रेट तो हम भी बोल देते हैं। अब रेट देने में कहा कुछ भी छाप दो, कौन सा खरीदना है? तो भैया उनके लिए भी कुछ लाया हूँ, आपके लिए भी है, आप टेंशन मत लीजिए, सबका जवाब लाया हूँ। किसने कितनी खरीदारी करी वो लेकर आया हूँ। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है सर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के 3 शेयर का आंकड़ा है, ठीक है? अब इसको देख लीजिए। गेहूं 2009 से 14 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन खरीदा गया? 1394। 2014 से 19 तक कितने मीट्रिक टन खरीदा गया? 1456। 4% की वृद्धि हुई, ठीक है? ये क्वांटिटी में हुई, ठीक है? अब धान मिलियन मीट्रिक टन की बात करेंगे। 2009 से 14 में 1768, 2014 से 19 में 2730। फ़र्क दिख रहा है आपको? ये धान का फ़र्क दिख रहा है ये आपको? वृद्धि कितने परसेंट की है? 54% की। 54%। तो भाई साहब, वो जो अभी आपने कुछ खा के पीका था, थूका था, ज़रा उसको समझिए कि सिर्फ रेट नहीं दिया, आप जो खरीदते नहीं थे ना किसानों से, वो खरीदा भी डबल है, डबल के लगभग खरीदा है। सिर्फ इतना नहीं, अभी मैंने आपको कितना बनाया, कितना एक्स्ट्रा खरीदा? 54%, डेढ़ा खरीदा जो आपकी खरीद थी उससे, सोनिया गांधी सरकार, भगवे में मोदी सरकार।
अब इधर आ जाइए, दालें, आप हालत देखिए दालों की। 2009 से 14 1.52 मिलियन मीट्रिक टन बस, और 2014 से 19 जूम ये गया रॉकेट 76.85 मिलियन मीट्रिक टन वृद्धि। सुनेंगे 4,962% की वृद्धि दालों में। अब आपको समझ में आया 250 रुपये किलो दाल आप क्यों खाते थे? 250 रुपये किलो जो दाल आप खा रहे थे उसका रीज़न अब आपको समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया, क्योंकि सरकार खरीद ही नहीं रही थी, सरकार को परवाह ही नहीं थी। सरकार को क्यों परवाह नहीं थी? हम खरीदेंगे नहीं, ठीक है। और 1925 पर 100 kg, नहीं पर 1000 kg नहीं सर, वो पर 100 kg है सर, है ना। धन्यवाद एनीवेज कंट्रीब्यूशन के लिए। पर 1000 kg नहीं, क्विंटल 100 का होता है सर, है ना, वो टन होता है 1000 का, हमने क्विंटल का रेट बताया आपको, ठीक है। अब चलिए मुद्दे की बात पर आता हूँ। तब सरकार दालें खरीदती नहीं थी, किसान क्या भाव बेचता था? 20 रुपये, 25 रुपये, 28 रुपये, खुश हो जाता था, 28 में मज़ा आ गया। आप क्या भाव में खरीदते थे? 250 रुपये किलो में। ये दालें कहाँ जाती थी? मंडी में बिकने। मंडी से कौन खरीदता था? यही दलाल, कांग्रेसी दलाल, और ये होर्डिंग करते थे, अपने गोडाउन में पहुंचा देते थे, फिर आपको 250 रुपये देते थे और आप 250 रुपये में दाल खरीदते थे। अब क्या फ़र्क हो गया? अब ये फ़र्क हो गया कि सरकार ने खरीद ली कितनी? 76.85 मिलियन मीट्रिक टन, यानी 4,962% एक्स्ट्रा। जो कांग्रेस सरकार खरीदती थी उसके मुकाबले 4,962% एक्स्ट्रा खरीदा। इसी प्रकार से तिलहन 3.65 मिलियन मीट्रिक टन कितनी खरीदी मोदी सरकार ने? ये गांधी सरकार है, ये सोनिया गांधी सरकार है, ठीक है, ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है। इन्होंने खरीदा 3.65, मोदी सरकार ने खरीदा 30.17। वृद्धि कितनी हुई? 727%। 727%, 100 भी नहीं सर, 100 के बैरियर को तोड़ते हुए, हजारों को बैरियर को तोड़ते हुए, ये आपके सामने। अब तिलहन की भी इनको चिंता नहीं थी, तेल महंगा हो रहा है, होता रहे, हमको क्या फिक्र, 150 रुपये तेल खरीदो, 170 रुपये तेल खरीदो, हमारे बाप का क्या जा रहा है। जब फसल आई किसान से, तो किसान से हमने क्या भाव लिया? अरे भैया देख तेरी सरसों है, हम तो नहीं ले पाएंगे 30 रुपये से ऊपर, सरसों ले लो, होर्डिंग कर लो, बाद में 50 रुपये 60 रुपये बेचेंगे। 5% पर मंथ का ब्याज निकाला है सरसों के जो काम करने वाले लोग। देखिए उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप 200 रुपये तेल खरीद रहे हो या 150 रुपये खरीद रहे हो। मोदी सरकार को फ़र्क पड़ा, मोदी सरकार ने तिलहन भी खरीदा, दलहन भी खरीदा, और आपको सस्ती दाल और सस्ता तेल मुहैया कराया। ये मोदी सरकार ने किया ना। नहीं, किसान को कितना रेट दिया मालूम है? किसान को रेट को दिखाई चुका हूँ अभी हाल, ये किसान को रेट दिया है, ये हाई के किसान को, ये सोनिया गांधी सरकार, ये मोदी सरकार, ठीक है। 3100-5100 दिख रहा है आपको, फर्क दिख रहा है, 3053 फर्क दिख रहा है, ये किसान को दिया। श्री गीतोश्री जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये भी पता होना चाहिए सरकार ने खरीदा कितना कितना, आपके लिए कितना खरीदा, है ना। अब आ जाइए, अब यहां पर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। जो पेमेंट है वो कितना पेमेंट हुआ 2019 और 2009 से 14 में पेमेंट हुआ 1,68,201 करोड़ रुपयों का, ठीक है, 1,68,000। और 2014 से 19 में किसानों को कितना पेमेंट हुआ? 2,39,183 लाख करोड़ रुपए, 42% की वृद्धि, 42% की वृद्धि है। इतना पैसा गया। आप बार बार पूछ रहे थे ना, पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, ये इतना महंगा क्यों है, वो इतना महंगा क्यों है? तो पेट्रोल का पैसा किधर गया? आपके किसान के पास गया। आपको महंगाई मिली क्या? आपने 250 रुपये किलो दाल खरीदी क्या? नहीं खरीदी, 65 खरीदी, ठीक है, सस्ता मिला, किसान को रेट ज़्यादा मिला। हर चीज़ में तिलहन आपको सस्ता मिला, 90 रुपये मिला, 150 नहीं मिला, किसान को रेट अच्छा मिला। और जो आपका पैसा था वो कहाँ जा रहा है? वो पैसा ये देख लीजिए, ये आपके गरीब किसानों के पास जा रहा है, जहाँ वृद्धि कितने की है? 42%। ये गेहूं में है। अब धान की बात कर लेता हूँ। 2009 से 14 में कुल पेमेंट हुआ है 2,06,058 करोड़ का, और 2014 से 19 में, ये मोनी बाबा की सरकार है, ये मोदी सरकार है, 2014 से 19 में जो पेमेंट हुआ वो देखिए, ये रहा आपके सामने 4,14,044
4,14,447 लाख करोड़ रुपए, 101% की वृद्धि। ये पैसा कहाँ से आया भाई? घोटाला नहीं हुआ ना, इसलिए किसानों को चला गया, वरना ये घोटाले में चला जाता पैसा ऐसे। ठीक है, ये घोटाले में चला जाता। अगर आपको लगता है कम पैसा है, मैं अब आपको और ज़्यादा पैसा दिखा देता हूँ, घोटाले कैसे कैसे हुए और कहाँ कहाँ पैसा गया। दालें 2009 से 14 में जो खरीदी गई, उनका सिर्फ 644 करोड़ रुपए दिया गया किसानों को, सिर्फ 644। मोदी सरकार 2014 से 19 में, और ये गया रॉकेट, 30,880 लाख करोड़ रुपए दिए गए, 4,689% की वृद्धि। ये पे आउट है सर, ये पैसा दिया गया, वो पैसा दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पैसा है। ये देख रहे हो आप, जब घोटाला नहीं होता तो पैसा किसान के घर पहुंचता है। कितना पहुंचता है? 30,880 लाख करोड़, सॉरी 30,880 करोड़ रुपए, ठीक है ना। लाख करोड़ नहीं था, सभी करोड़ में है, फिगर्स करोड़ में। अब आ जाइए, इधर आ जाइए, ये है तिलहन पर। तिलहन कितना खरीदा? 1454 करोड़। मोदी सरकार ने कितना खरीदा? 13,133 करोड़। कितने की वृद्धि हुई? 803% की वृद्धि। ठीक है, ये आपको फर्क दिख रहा है, 803% की वृद्धि। यानी जो पैसा जो है उसका 2G, CWG, 3G, अब जीजा जी नहीं है ना, समस्या ये है मोदी जी के साथ में, जीजा जी है ही नहीं, तो ससुरा किसके लिए इतना पैसा बचाएंगे? जीजा जी हो तो उनके लिए पैसा बचाओ, तब वो घोटाला करेंगे तो उनके काम आएगा। अब जीजा जी ही नहीं है तो काम कैसे बने? तो भैया वो किसानों को दे दिए। ये नालायक है, कुछ करना थोड़ी आता है मोदी को, बिल्कुल नालायक आदमी। बताइए, पूरा पैसा बाहर दिया, जीजा जी को देते, घर में देते, मम्मी को देते, अपनी जिज्जी को देते, तो नहीं दिया। भाई अभी तक ऑटो चला रहा है, दूसरा भाई पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा है, तीसरा पतंग बेच रहा है। तो औकात है मोदी जी तुम्हारी। अम्मा तुम्हारी आज तक उस टूटे घर में रहती है, बड़ी मुश्किल से अब तो जाके टाइल्स लगी हैं, पत्थर का फर्श था, क्यों मुंह खुलवाते हैं? ये औकात है मोदी की। आज तक कुछ ना कर पाए। जिसको बेटी की तरह पाला था, जब वो भतीजी मर गई, जिसने गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवाई थी, जब बहुत खुश हुई थी वो कि मेरे चाचा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब वो पैसों के अभाव में इलाज में मर गई, तब ये आदमी बैठकर आपके और मेरे लिए ऑफिस में काम कर रहा था, ये गया नहीं। ये बड़ी शर्मनाक बात है, और हम ऐसे आदमी पर उंगली उठाते हैं। मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिसने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में नहीं जाकर आपके लिए काम किया। जरा शर्म कीजिए, जो लोग सवाल उठाते हैं, जरा शर्म कीजिए, डूब के मर जाइए कुएं में। पवन मिश्रा जी धन्यवाद। ये वो आदमी है, कुछ नहीं कर पाया, अपने घर के लिए कुछ नहीं किया इसने, ये नालायक निकला। इसने तो लाखों करोड़ रुपए, 4-4 लाख करोड़ रुपए किसानों को बांट दिए, लेकिन 4 रुपया अपने भाई को नहीं दिया। वो अभी भी ऑटो ही चला रहा है। भाई, मैं तो नमन करता हूं ऐसी माँ को, मैं नमन करता हूं ऐसे भाइयों को जिनका भाई देश का प्रधानमंत्री है और वो एक भी दलाली में नहीं फंसे हैं। मोदी जी से ज़्यादा आज अगर किसी की इज्जत की जानी चाहिए तो उनके परिवार की इज्जत की जानी चाहिए, कि उनका परिवार उन पर प्रेशर नहीं बनाता कि हमें 2 नंबर की खदानें दो, हमें पेट्रोल पंप दो, हमें गैस की एजेंसी दो। वो लोग आज भी बेचारे वैसे के वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया उनमें। परिवर्तन आया देश के किसानों में, उनकी जिंदगियों में। इन बेचारों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपको कोई मानता हो ना मानता हो, मोदी जी के पूरे परिवार को मैं सैल्यूट करता हूं। आज आप लोगों की वजह से मोदी जी ईमानदार हैं। अगर आप लोग प्रेशर बनाते तो शायद वो ईमानदार नहीं रह पाते। आप लोग आज भी ऑटो चलाकर, पतंग बेचकर, जिस तरह से भी अपना गुजारा कर रहे हैं, भाई आप ईमानदार हैं, इस बात की हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। आज तक हमने इस देश के अंदर ऐसा ईमानदार परिवार नहीं देखा। और आपकी माँ को नमन, और आप सबके रगों में दौड़ते हुए उस खून को नमन, उस DNA को नमन, जो ईमानदार है, जो इस देश के लिए जीता है। सत्येंद्र शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा परिवार, हम सारे परिवार, आज जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, इस परिवार से सबक लें। और ये सबक लें, हमारे घर से यदि कोई आदमी, हम उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हमारे घर से कोई कलेक्टर है, हमारे घर से कोई SP है, हम उससे कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। मेरी गाड़ी रोक ली, मेरा चालान हो रहा है, मेरे छुड़वा दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो मैं चालान भरूंगा, अगर मैं नहीं गलत हूँ तो मैं लड़ूंगा। लेकिन अगर मैं गलत हूँ, मैंने गलत पार्किंग लगाई, चुपचाप पर्ची कटाइए, गलत फ़ायदा मत उठाइए, ये खदानों और इसके पीछे मत भागिए। इसी से देश बर्बाद हुआ। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, मैं आज के बाद हर एपिसोड में मोदी को 10 गाली नहीं 1000 गाली दूंगा। आप मुझे सिर्फ एक प्रधानमंत्री ऐसा बता दीजिए
एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़कर जो इस देश के अंदर हुआ हो और जिसका परिवार मोदी जी की तरह रहता। लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार भी मोदी जी के परिवार की तरह इतना हैंड टू माउथ नहीं है कि भतीजी पैसों के अभाव में इलाज प्रॉपर नहीं मिल पाया। ठीक है, ये देश के प्रधानमंत्री की भतीजी है, कोई ऐसी वैसी भतीजी नहीं जिसे वो अपनी बेटी मानते थे, और जब वो इस दुनिया में नहीं रही तब भी बैठकर ऑफिस में काम किया। ये इतना बेशर्म प्रधानमंत्री है, इतना बेशर्म है कि आप लोगों के लिए अपना घर परिवार सब कुछ इसने आग में चूल्हे में झोंक दिया, आपके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या घर वालों को बुरा नहीं लगता होगा? क्या उनका दिल नहीं करता होगा कि हम भी कभी अपने भाई से मिलकर आए? प्रधानमंत्री है, मना है घर वालों को ऑफिस में आना, प्रधान मोदी से मिलना, जानते हैं आप, और वो उसको ऑनर करते हैं। इसलिए उनका सम्मान कि वो वाकई में जाते नहीं, खुद से भी नहीं जाते। ये खुददारी, क्या गजब परिवार है, मैंने तो आज तक ऐसा परिवार नहीं देखा। चलिए किसानों की बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्यों, बात कहाँ से आई थी कि कुछ लोगों ने घोटाले किए, कुछ लोगों ने किसानों को पैसा दिया। चलिए अब हम आते हैं, हमने सीधा सीधा कंपैरिजन किया। इंक्रीज इन एमएसपी मेरा नहीं है सर, सरकारी आंकड़ा है भारत सरकार का। 2013-14 में क्या एमएसपी था और 20-21 में, ये आज वाला जो अभी बढ़ा दिया वो वाला नहीं, जो अभी चल रहा है, उसमें कितना फर्क आया। अब यहाँ आ जाइए, वीट 1400 था, 1975 41% का इंक्रीज। मेरा भारत मान बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कितना था गेहूं? 1400, 1975 41% का इंक्रीज। पैडी यानी धान कितना था? 1310, कितना कर दिया? 1868, 43% का इसमें भी बढ़ा दिया। रविंद्र कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मसूर पर आ जाइए, 2950 था। ये कौन सी है? लाल वाला 13-14, मौनी सरकार, सोनिया गांधी सरकार, ठीक है, घोटालेबाज सरकार, और ये है मोदी सरकार। ठीक है, हालांकि इसमें आंकड़े सरकार ने गलत कर दिए, हरा इधर रखना था और भगवा इधर रखना था। इस सरकार से मुझे, इस डिपार्टमेंट से मुझे नाराज़गी है इस बात की। ठीक है, नरेंद्र कहते हैं रियली अप्रिशिएट योर एनालिसिस, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। अब आ जाते हैं मसूर पर, 2950, मोदी ने दिया 5100, 73% का इंक्रीज। कितना? 73% का। थोड़ा और आ जाइए, अब इस पर आ जाइए, उड़द पर 4300, मोदी सरकार ने दिया 6000, 40% का इंक्रीज। मूंग 4500, मोदी सरकार ने दिया 7196, 60% का इंक्रीज। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरहर 4300, मोदी सरकार ने दिया 6000, 40% का इंक्रीज। सरसों 3050, मोदी सरकार ने दिया 4650, 52% का इंक्रीज। ग्राम 3100, मोदी सरकार ने दिया 5100, 65% का इंक्रीज। ग्राउंड नट्स मूंगफली 4000, मोदी सरकार ने दिया 5275, 32% का इंक्रीज। साहब ये रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार का। प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहब रिपोर्ट कार्ड है, ये उस आदमी का रिपोर्ट कार्ड है जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो अडानी अंबानी का आदमी है। सर ये बैलेंस शीट अगर अडानी अंबानी की ऐसी निकल आएगी ना, मैं उस दिन से लाइव करना बंद कर दूंगा। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट है ना सामने किसानों की, ये बैलेंस शीट यदि मोदी के घर की भी निकल आएगी ना, उस दिन से मैं मोदी को 1000 गालियां दिया करूंगा इसी लाइव पर। मैं आपको खुले तौर पर बोल रहा हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा। इस आदमी ने अपने लिए 2 रुपये नहीं बनाए। अगर ये कल प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मुझे चिंता इस बात की ये खाएगा क्या। इसके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, ये स्थिति है। तो जिन्होंने घोटाले नहीं किए उन्होंने पैसा किसानों को दिया और वो पैसा किसानों के पास पहुंचा। ये पिछले 5 साल में पहुंचा, ये अभी का नहीं दिखा रहा हूँ। अब इससे भी ज़्यादा पहुंचेगा। अब मोदी ने कहा मैं किसान को किसान नहीं रहने दूंगा, अब किसान को व्यापारी बना दूंगा, किसान अपना व्यापार कर सकेगा अपनी फसल का। बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। किसान पैसे कमा लेगा तो बड़ा दर्द है कि किसान कार में ना घूम ले, आपके बराबर में ना आ जाए। ओ हो, अब समझा। चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, ये 2 कौड़ी का आदमी, ये 2 कौड़ी का चाय बेचने वाला नौकर साला, ये हमारे बगल में बैठेगा। आज वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। और ये चाय वाला आकर 2 कौड़ी का आदमी, ये सारे 2 कौड़ियों के आदमी को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को ये बराबर में बैठा रहा है। ओ माय गॉड, मुझे तो बड़ी नफरत सी हो रही है यार इन 2 कौड़ी के लोगों से। ये मेंटलिटी है इन लोगों की, ये मेंटलिटी है उन लोगों की जो किसानों के इस बिल को गलत बता रहे हैं, उनमें रोड़ा अटका रहे हैं जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। दर्द इस बात का है कि वो किसान बगल में आकर बैठ जाएगा। कहाँ? पिक्चर हॉल में। पैसे होंगे ना उसकी भी जेब में,
तो धोती कुर्ता पहने होगा, आ जाएगा, पैसे देगा, 500 रुपये का टिकट खरीदेगा, वो भी पिक्चर हॉल में बगल में बैठ जाएगा, तो दर्द होगा, ओ हो किसान कैसे बैठ गया, ये मजदूर कैसे बैठ गया मेरे बगल में। हम तो इलीट क्लास हैं साहब, ये हक तो हमारा है, इनको तो हमारे जूतों के नीचे रहना है, ये नहीं हमें हमारे सामने ऐसे यूं हा करके रहना है कि माई बाप पैसे दे दो। वो फोटो आप सबने देखी होगी कि वो अपना लेकर आया है, फसल लेकर आया है, उसका लगा हुआ है पूरा ढेर लगा हुआ है, और उस ढेर में किसान हाथ बांध के हाथ जोड़े बिल्कुल उखड़ू सा बैठा हुआ है। बस ये तस्वीर चाहिए इनको, कहीं किसान कहीं गरीब अच्छे से ना आ जाए, अच्छे कपड़े ना पहन ले, आपके बगल में ना बैठ जाए, बड़ा दर्द हो जाएगा उससे। डॉक्टर अरविंद राजपूत जी कहते हैं, नितिन भाई ये चार्ट भी तो सरकारी अफसर बनाते हैं, फिर कैसे सही होंगे, जस्ट अ क्वेश्चन। अरविंद जी देखिए, ये जो चार्ट बनते हैं ये मंडी की खरीद के आधार पर बनते हैं, किसी अफसर ने हवा में पैसा नहीं जाता, क्योंकि अब जो पैसा जा रहा है वो डीबीटी में जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में जा रहा है, किसी के हाथ में कैश नहीं जा रहा, इसलिए कोई घपले की गुंजाइश नहीं है। अमित सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल, इलीट माय फुट कहते हैं, जी बिल्कुल, जिनको इतनी तमीज़ नहीं कि इंसानियत क्या होती है वो काहे के इलीट, वो तो दो कौड़ी के लोग हैं। और ऐसे ही दो कौड़ी के लोग जब बड़ी जगहों पहुंच जाते हैं, टिकट ब्लैक करके गैंगस्टर एक्ट जिन पर लगा होता है, वो गुंडे जब बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं, अपनी पहुंच बना लेते हैं, तब क्या होता है ज़रा वो भी दिखाता हूँ। ये इलीट, ज़रा इन इलीट्स को भी देखिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए इलीट कौन है इनमें से। दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा इस वीडियो को। एक ये दोनों चलती हुई है, ये देखिए तस्वीर फाड़ के फेंकी जा रही है, यहाँ चाय लेकर आए हैं ये घर से बनाकर। कौन इलीट है ज़रा बताइए, गुंडे इलीट हैं या ये इलीट है? ये देख लीजिए, ये चल रहा है और ये घर से चाय बनाकर लेकर आए। ये उद्दंडता है, ये उदारता है। ये देखिए आप, ये बहुत क्लियर है कि जो गुंडे जब आ जाते हैं सदन में तब क्या होता है। और इनको किसान का आना बड़ा बुरा लग रहा है, इनको बहुत बुरा लग रहा है कि किसान ऊपर कैसे आ जाए। सुबोध शुक्ला जी कहते हैं, सर प्रॉब्लम ये, छोटा किसान जो कहीं दूर केरल में, उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेचेगा? इम्प्लीमेंट होना सबसे ज़रूरी है सर, बहुत आसान है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक ट्रक होता है, अगर आपके पास एक ट्रक नहीं है तो एक ट्रॉली है, 4 किसान मिलकर एक ट्रक कर लीजिए और आराम से उत्तर प्रदेश ला के बेचिए। ऑनलाइन पोर्टल्स भी आ जाएंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। अभी हमारे बहुत सारे मित्र बनाने में लगे हैं, मैंने कई मित्रों को आइडिया दिया, कई सारे मित्र हमारे बनाने में लगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप किसान हैं केरल में, आप केरल में अपनी लोकेशन डालिए, मेरे पास ये फसल है, इस ग्रेड की है, बात खत्म, सौदा तय हो गया। वहाँ वो जाएंगे, ट्रक से उठाएंगे। आपने कभी ऑनलाइन सेलिंग करी है? पहले ऑनलाइन सेलिंग कैसी होती थी? आप ऑनलाइन माल बेचिए तो आपको पैक करना बेचना। अब आजकल क्या हो गया, अगर आपको इस चश्मे को भी ऑनलाइन बेचना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने लगा दिया, माल बिक गया, कुरियर वाला शाम को घर पर लेने आता है, घर पर लेने आता है, यहाँ से लेकर जाता है और आपके घर डिलीवर करता है। बस ऐसे ही होने वाला है, चिंता मत कीजिए। आपको तो बस फसल की फ़ोटो खींच के लगानी है, काम हो गया आपका। पंकज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो साहब चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेनोवक्स जी कहते हैं, एक्सेलेंट सर, कीप गोइंग, दिस कंट्री नीड्स लॉट ऑफ पीपल लाइक यू। जी बिल्कुल सर, मैं तो खुद ही बोलता हूँ, 10,000 नितिन शुक्ला पैदा हो जाए, नितिन शुक्ला अपना रिटायरमेंट लेके चैन से सोएगा। मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहरहाल ज़मीन पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से लोगों को दर्द होता है कि जब कोई गरीब बगल में आकर बैठ जाता है। बड़ा दर्द है उन लोगों को जिन्होंने हवाई जहाज़ में केक काटी है, उनको बहुत दर्द है कि साला ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे बगल में कैसे बैठ जाएगा, ये लोग हमारे साथ में उस रेस्टोरेंट में कैसे चले जाएंगे जहां हम खाना खाते हैं, इलीट रेस्टोरेंट, 5,000 रुपये का बिल आता है खाना खाने का। वहाँ कल अगर किसान भी आ जाएगा, अपने बच्चों के साथ आ जाएगा, तो ओहो हो, ये चीप लोग कहाँ से आ गए, बड़ा एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा, है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। इसी बात का दर्द है आपको। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन बिहार। डेफिनेटली सर, आई विल ट्राई टू मेक इट। आपके पास जितनी जानकारी हो भेज दीजिएगा सर। कफील के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो जो दर्द है साहब, वो दर्द आपसे है, आपके बच्चों से है, मुझसे है कि ये 2 कौड़ी का नितिन शुक्ला जो एक ही शर्ट में बार बार आ जाता है और उसको रोज़ टोको तो भी आ जाता है, ये साला हमारे बगल में कैसे बैठ जाएगा। दर्द इस बात का है, दर्द इस बात का है कि आप जैसे लोग जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो भला इनके बगल में कैसे बैठ जाएंगे। इस चीज़ का दर्द है और कोई दर्द नहीं। बहरहाल ये मानसिकता बदलेगी, और ये मानसिकता सिर्फ इन कुछ लोगों की है, ये मानसिकता किसी की भी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है और महंगा रेस्टोरेंट है,
वहाँ बड़े अच्छे टाई और सूट वाले लोग आते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसान के पास पैसा आ गया, वो धोती कुर्ता पहन कर आ गया, तो क्या वो पैसा नहीं देगा? पैसा तो वो भी देगा। तो ये तो सारे रेस्टोरेंट भी चलेंगे, सारे खाने पीने की जगह भी चलेंगी, सारे एंटरटेनमेंट की जगह भी चलेंगी। प्रॉब्लम कहाँ है अगर किसान पैसा कमा ले? प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को है जिनके मन के अंदर गंदगी भरी हुई है। अगर वो जाकर कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी पी लेगा किसान, तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? पैसा दे रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। अगर वो जाके मैकडॉनल्ड्स में खाना अगर बर्गर खा लेगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन मानसिकता खराब है। अगर वो जाकर फ़र्ज़ कीजिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेगा, अपने बच्चों को खाना खिला देगा, तो क्या बिगड़ जाएगा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो खाना खाएगा, वो पैसे देगा, उसकी भी इनकम होगी, उसकी भी इनकम बढ़ेगी, रेस्टोरेंट वाले की भी, कपड़े बेचने वाले की भी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता खराब है। आप ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हो, प्लीज़ बी लाइक दैट। बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, ना बन जाना सर, प्रणाम। अमित सागवान जी, भगवान करे कि उससे पहले मेरी मौत हो जाए। अगर मुझे ऐसा पत्रकार बनना है तो उससे पहले मेरी सांसें भगवान मुझसे छीन ले और मुझे कहीं का भी ना छोड़े। मैं तो सीधा ये मानता हूँ, ऐसा है, मैं इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। तो मैं भगवान से यही मनाता हूँ और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब कल अगरबत्ती लगाएं तो ये अगरबत्ती ज़रूर लगाइएगा, मेरे नाम की एक अगरबत्ती ज़रूर लगाइएगा, मेरे नाम की एक आरती ज़रूर कीजिएगा और भगवान से ज़रूर मानिएगा कि भगवान, कल नितिन शुक्ला ने कहा था कि अगर मैं ईमानदार रहूँ तब तक ही ज़िंदा रहूँ, अगर मैं बेईमान हो जाऊँ, अगर मैं इन लोगों की तरह ऐसा पत्रकार मुझे बनना है जो देश बेचते हैं, अगर मेरे मन में ऐसा देश बेचने मन में भी आए, भगवान उसी समय मेरे प्राण हर ले, मुझे दोबारा सांसें कभी मिले ना जीवन में, और मुझे इंसान का तो कभी योनि मिले ही नहीं, कीड़े मकोड़ों की मिले 10,000 साल और। नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ मोदी गॉट वोट्स इन 2005, फार्मर्स वोटेड हिम टू पावर। बिल्कुल नारायण शंकरन जी, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, यही हुआ था। मुझे आज तक याद है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। जब मुझसे कहा गया कि बहुत सारे लोग बोले मोदी लहर है, मैंने कहा ऐसे कैसे मान लूँ, मैं जाकर देखता हूँ। तो जब मैं गया, एक झोपड़ी थी जिसपे छप्पर था, छप्पर वो जो फूस से बनाते हैं, मैं उसमें गया, खाना आना खाने हम लोग बैठे, पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, बिजली का तार नहीं था। तो मैंने पूछा किसको वोट दोगे? तो बोले मोदी को। मैंने कहा ये शायद मुझे देख के बोल रहे होंगे। तो मैंने कहा मोदी क्या दे दिया अबे तुमको, कौन सा बड़ी तोप दे दी? तो मैं बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। जहाँ खाना बन रहा था उसने उस तरफ उंगली करी और बोले ये सामने जो सिलेंडर रखा दिख रहा है ना, मोदी ने ये दिया, हमको कभी नहीं मिला। किसानों तक, गरीबों तक जब चीज़ पहुंचती है तब वोट मिलता है, और वो पहुंच रही है। आपके घर, आपके शहर में खुदाई हो रही कि नहीं हो रही सड़क की? मेरे शहर में हो रही है, तमाम सारे गाँव में, सारे प्रदेशों में खुदा पड़ा है। क्यों खुदा पड़ा है मालूम है? आपको साफ पानी पिलाने के लिए, जो आपको आज तक नहीं मिला। अमृत योजना उसके लिए मोदी की है। आप गलतफहमी मत रहना कि आपकी राज्य सरकार की, मोदी की है, वो भी मोदी कर रहा है। आपको पानी भी मोदी पिला रहा है, साफ पानी, है ना। चाय पत्ती का ऑनलाइन ऑक्शन होता है, हर हफ्ते होता है। चाय की फसल के दाम, 1 किलो पत्ती जो 10 रुपये 2000 में बिकता था, आज 25 में बिकता है। 1 किलो तैयार चाय पत्ती बनाने में 4 किलो फसल की पत्ती चाहिए। ओके, हेमंत शाह जी ने चाय की जानकारी दी, बहरहाल बहुत बढ़िया। तो ये कुल मिला के बहुत सारे नरेटिव चलते हैं, आपको बार बार झूठ बताया जाता है, आपको बरगलाया जाता है, आपके सामने बार बार झूठी चीज़ें बोली जाती हैं और किसानों के प्रति बरगलाया जाता है। कभी कहते सीए आ गया तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कौन से मुसलमान की नागरिकता चली गई? वरुण पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर हुई, नागरिकता तो नहीं गई, इज्जत ज़रूर चली गई, विश्वास ज़रूर चला गया, ये ज़रूर हो गया। और ये आपके कारण नहीं कि आपको जो बरगलाया ना लोगों ने, वो लोग दोषी है, कोई दूसरा दोषी नहीं। इसलिए आप जाइए और उनको जूते मारिए। जो विश्वास जो आप लोगों का इस देश पे से उठ चुका है, इस देशवासियों का आप लोगों पे से उठ चुका है। आपका तो संविधान में विश्वास है ही नहीं। ऐसा आप लोगों ने शो किया, हम नहीं कहते, आपने शो किया, दिल्ली में आपने शो किया ऐसा। किसकी नागरिकता गई बताइए? किसी गई? नहीं गई। इज्जत गई? ज़रूर गई, आपकी गई। विश्वास गया? ज़रूर गया, आपका गया, आपकी पूरी कौम का गया। डंके की चोट पर हम कहते हैं बिल्कुल गया। किसका नुकसान हुआ? आपका हुआ, हमारा थोड़ी हुआ। कितनी गाड़ियां जला लोगे? जलाते रहिए, कोई बात नहीं। एक ज़माना वो आ जाएगा जब लोग आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी शक्ल देखना बंद कर देंगे। इमोशनल बात कर देते हो आप कई बार। भगवान आपको लंबी आयु दे, शक्ति दे, एसेट ऑफ द कंट्री हिंदुस्तान
संदीप स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन नायक जी, आई ड्रीम अबाउट व्हेन फार्मर ऑफ माई कंट्री विल बी करोड़पति, टुडे माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू, मोदी जी रॉक्स। जी सर, मैं सबसे पहले आपकी बात का जवाब दूँ संदीप जी। संदीप जी, ना इस चेहरे से प्यार कीजिए, ना इस शरीर से प्यार कीजिए, और ना इस दिमाग से प्यार कीजिए। अगर आपको प्यार करना है तो मेरे इस दिल से प्यार कीजिए जो देश के लिए धड़कता है, और जिस दिन ये देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश करे उस दिन इसको धड़कने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये मैं दूसरों के लिए अप्लाई करता हूं, अपने लिए उससे पहले करता हूं। देश के गद्दारों के लिए कोई इस ना मेरे दिल में जगह, ना मेरे दिमाग में जगह, ना इस देश में जगह, ना इस मिट्टी पर मैं उन्हें टिकने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा होने नहीं दूंगा, और भगवान ना करे कल को अगर ऐसा होता है तो भगवान उससे पहले मेरे प्राण छीन ले। बहुत सिंपल सी बात है। देश के गद्दारों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है, सिंपल। चाहे वो नितिन शुक्ला खुद क्यों ना हो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। अगर वो इस देश के खिलाफ में जाता है उसको जीने का अधिकार नहीं है, और नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ये नहीं होगा कि मेरी खुद की बात है तो मैं बदल जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा, नहीं, कुछ नहीं। जो है वो नियम सबके लिए बराबर रहेंगे। आपको पसंद आते हैं ठीक है, नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन नियम सबके लिए बराबर होंगे। ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए अलग नियम हो जाएगा, कि मैं अपने लिए अलग नियम बना लूँ। ये एक परिवार करता है, विशेष परिवार करता है, वीआईपी परिवार करता है, हवाई जहाज़ में केक काटने वाला परिवार करता है। भाई साहब, हम हवाई जहाज़ में केक काटने वाले लोग नहीं, हम आपकी तरह बहुत नॉर्मल लोग हैं। हम ठेले पर खाना खाने वाले लोग, छप्पर में टपरी में चाय पीने वाले लोग हैं। हमको स्वाद भी वहीं आता है, हमको आता भी नहीं 5 स्टार में स्वाद। सच्चाई तो ये, हमारी औकात नहीं है ना उस स्वाद को लेने की, सच्चाई ये भी है। सर BSNL के बारे में बात करें, स्टिल 4G नॉट गिवन, मनु करनी जी। सर इस बारे में मैं पूरी जानकारी लेकर फिर मैं इस पर करूँगा। चलिए अब जो पत्रकार हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रपंच किए, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया, और ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हर चीज़ देश के विरोध में इन्होंने किस प्रकार से आपको बताने की कोशिश करी। ज़रा उस पर भी एक नज़र डाल लें। बताया गया चाइना बहुत पावरफुल है, ऐसा है वैसा, और ये कर देगा और वो कर देगा, तमाम सारी चीज़ें कर देगा। अब ज़रा देखिए चाइना की हालत देखिए। ये चाइनीज़ सोल्जर हैं, चाइनीज़ सोल्जर हैं, जवान हैं चाइना के, रो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनको भारत के बॉर्डर पर भेजा जाए। वीडियो शोज चाइनीज सोल्जर्स ट्राइंग एज दे एलिजिबली हेड टू इंडियन सिनो इंडियन बॉर्डर। भारत चीन सीमा पर आ रहे हैं तो रो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ताइवान न्यूज़ कह रहा है। ये रहा ताइवान न्यूज़, मेरी न्यूज़ नहीं है, ताइवान न्यूज़, ठीक है। और ताइवान न्यूज़ की ज़रा इस न्यूज़ को आप देखें, ये देखिए, ये रहा ताइवान न्यूज़। वीडियो शोज चाइनीज सोल्जर्स ट्राइंग एज दे एलिजिबली हेड टू इंडियो सिनो इंडियन बॉर्डर। PLA के लोग, ये रोते हुए तस्वीरें आपके सामने, वीडियो भी आएगा सर नीचे। ये सेना, इनकी सेना है जो तो साहब ये हालत है चाइना की। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और अभी से ये हाल हो गया है, आगे जाके क्या होगा? मेरी न्यूज़ नहीं है सर, ताइवान न्यूज़ की न्यूज़ है, आप ज़रा समझिए। और जो लोग ये समझा रहे थे अभी तक, चाइना तो बहुत ऐसा है, मम्मी चाइना मारेगा, अब क्या होगा? ये तो बच्चे रोने लगे। इनको भारत की तरफ से एक एक लॉलीपॉप भिजवाई जाए। हमारे यहाँ बहुत अच्छी लॉलीपॉप बनती है, टॉफ़ी बनाने में हम लोग बहुत आगे, तो भारत की तरफ से एक एक लॉलीपॉप भिजवाई जाए इन सारे बच्चों को। मेरा भारत की सेना से एक ही निवेदन है, देखो भैया, गोली वोली मत चलाना, हाथ पैर मत तोड़ना, पहले एक एक लॉलीपॉप दे देना बच्चों को, एक एक झुंझुना पकड़ा देना कि ना जिस जिसको जाना वापस चले जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सारे वापस चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। और एक एक डायपर दे देना साथ में, पैंट खराब हो जाएगी उन लोगों की आपको देखकर। तो भारत के सेना के जवानों से मेरा एक निवेदन है, आप ऐसा ना कीजिएगा। अभी आपने देखा कि चाइना के जवान जब जाते हैं तब कैसे जाते हैं, कैसे रोते हुए बिलखते हुए जाते हैं। जरा भारत के जवान भी देख लें कैसे जाते हैं। ये लीजिए आपके सामने भारत का जवान। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन मुल्लों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे होतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, बर्तवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया।
याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो ये जज्बा है साहब भारत के सैनिकों का, ये जज्बा है भारत के सैनिकों का। और वो मम्मी मुझे वापस जाना है, वो इंडिया वाले कमर तोड़ देते, गर्दन तोड़ देते, हाथ तोड़ देते, हाथ ऊंचे, वो वहाँ रो रहे हैं। तो ये जो यहाँ के पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, खतरनाक वाले पत्रकार हैं, जो कहते हैं अरे चाइना तो मार डालेगा। मेरा उनसे एक निवेदन है, जाके आंसू तो पहुँच दो यार उन लोगों के, कम से कम आंसू पहुँच दो उन लोगों के। आप कुछ तो कर ही सकते हो, है ना। अनीता वी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। बहुत क्लियर है, ये मुकाबला हमसे करने की बात करते हैं, मुकाबला क्या करेंगे। और साहब पत्रकार ऐसे 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 पत्रकार की पूछिए मत, फैक्ट चेक भी कर देते हैं। आजकल एक फैक्ट चेकर नहीं आ गई है, हम तो फैक्ट चेकर से ही परेशान थे, उस पर तो FIR हो गई। एक फैक्ट चेकर नहीं आ गई है, फैक्ट चेकरनी ने गजब का फैक्ट चेक कर दिया। फैक्ट चेकरनी सुन लीजिए, ये फैक्ट चेकरनियाँ ऐसी हैं, इस खूबसूरत से चेहरे के गंदे एजेंडे को ज़रा समझने का और गंदी मानसिकता को समझने का प्रयास करें। अब इनकी सुनिए ज़रा, इनका फैक्ट चेक सुनिए। ANI को अब फैक्ट चेक, इनकी औकात देखिए साहब। अभी तक तो ये फैक्ट चेक मेरा ही नहीं कर पाए, मेरा ही फैक्ट चेक नहीं कर पाए बेचारे गरीब, ये ANI का करने पहुँच गए। फैक्ट चेकरनी, चलो फैक्ट चेकरनी को देख लें क्या कर रही फैक्ट चेकरनी। जे रही फैक्ट चेकरनी हमारी, और जे कर रही ANI प्रेजेंट्स RSS बैक्ड इवेंट एज मुस्लिम कम्युनिटी सेलिब्रेटिंग PM मोदीज बर्थडे एट निज़ामुद्दीन। बड़ी बढ़िया गजब का फैक्ट चेक किया है इन्होंने। क्या कहा इन्होंने? कहा ANI ने RSS के साथ जो जुड़े मुसलमान हैं उनको मुस्लिम कम्युनिटी बता दिया। फैक्ट चेकरनी मैडम ना, माने एक बात बता, कोई कांग्रेस के साथ जुड़ा तो कांग्रेस ही हो गया, मुसलमान नहीं रहेगा। ये फैक्ट चेकरनी कहाँ से आई भाई? कौन सी क्लास से पढ़ के आई? ये कहाँ से आ गई? जो चक्कू गाड़ के नकल करने वाली फैक्ट चेकरनी का, कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं लोग, किस प्रकार की भाषा है इनकी। माने कोई यदि मुस्लिम है और अगर वो किसी BJP से जुड़ा तो वो मुस्लिम नहीं है, ये फैक्ट चेकर नहीं कहना। ज़रा देखिए इस न्यूज़ को आगे देखिए, मज़ेदार है। फैक्ट चेक कर दिया इन्होंने, फैक्ट चेक करने का। गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। A video of group of Muslim men celebrating PM Modi's birthday outside Nizamuddin Markaz was uploaded by Shahib Kazmi, the Maulana, quoted in ANI's report. Kazmi is national president of the Jamaat-e-Ulema Hind, an organization of Islamic scholars, खुद मान रही Islamic scholars, affiliated with राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत बढ़िया। और इसकी हेडलाइन क्या? ये मुसलमान है जिन्होंने मोदी जी का जन्मदिन मनाया। ठीक है साहब, अब इनकी हेडलाइन ज़रा देख लीजिए फैक्ट चेक करने की। हमारी फैक्ट चेक करनी बड़ी गजब है भैया। इनने कह दाई कि बे जो आए हते बे मुसलमान मुसलमान नहीं है, बे तो RSS वाले हैं। वाह मैडम वाह, ते तो कमाल कर रही है। काय कितने से पढ़ के आई ये पूजा मैडम? कहाँ से पढ़ आई भैया? कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, इन लोगों के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है और अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। कमाल है। जय किशन जी कहते हैं वंदे मातरम नितिन जी, आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, देश की आपको बहुत ज़रूरत है। सर लंबी उम्र की तभी कामना कीजिए तब तक के लिए जब तक देश के लिए काम करता रहे। साथ में ये कंडीशंस हैं, स्टार लगाइए लंबी उम्र के साथ, स्टार कंडीशन अप्लाई, कि जब तक देश के लिए काम करता रहे तब तक लंबी उम्र, उसके बाद खटैक ख़त्म। ठीक है, तो बहरहाल फैक्ट चेकरनी मैडम से मेरा निवेदन है, मैडम ऐसे फैक्ट चेक ना किया करो। मैडम कहा हम लोग गरीब लोग हैं, अब आप लोग अंग्रेजी में लिख देती हो, हमारे पल्ले पड़ता नहीं है, हम लोगों को समझ में आते ही नहीं है। सर क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत बड़े स्केल पर हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ सर मालूम है सर, इस बारे में बिल्कुल मालूम है। व्हाट टू डू शुभम गुप्ता जी, इस बारे में एक अलग से एक लाइव होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा, कई लोगों ने इस पर निवेदन किया, उस पर अलग से। सॉरी सर थोड़ा लेट हो गए मैं आज, कोई बात नहीं अनिल मलिक जी, कोई बात नहीं। तो मैडम आप अंग्रेजी में लिख देती हो, पल्ले हमको पढ़ता नहीं है, और कहाँ से भगवान जाने कैसी बातें उठा के ले आती हो। तो मैंने क्या दिमाग में आप लोगों के चलता है भाई? फिर चरस ले लिया का है? आजकल ड्रग्स से बड़ा रट्टा चल रहा है, क्या चक्कर है भाई? क्या चक्कर है ये? मतलब हाई होते हो तब आप लोग ऐसी न्यूज़ बनाते हो क्या? ऐसा मत किया कीजिए, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है।
मुसलमान कहीं भी होगा मुसलमान ही रहेगा, हिंदू कहीं भी होगा हिंदू ही रहेगा। हिंदू कांग्रेस में चला जाएगा या बीजेपी में चला जाएगा तो बीजेपी वाला हो जाएगा। हम कांग्रेसियों को हिंदू नहीं मानते, हम इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई सारे लोगों ने बोला, सवाल भी किए, अरे भाई तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ मैं कांग्रेसियों को हिंदू नहीं मानता। तो कई लोगों ने इस बारे में सवाल किए, लेकिन किसी ने अभी तक एक सवाल नहीं किया आखिर क्यों नहीं मानते आप। तो मैं उसका जवाब आज देता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि हिंदुओं के भगवान राम को जिसने काल्पनिक मान लिया हो और जिसने अपनी पार्टी के खिलाफ ना बोला हो वो हिंदू नहीं हो सकता। जो भगवान का नहीं वो धर्म का कैसे? सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट। दीपक उपाध्याय जी कहते हैं अगले 15 साल तक तो मोदी जी ही हैं। बहुत अच्छी बात है दीपक जी, बहुत बढ़िया। भगवान करे आपकी बात सही हो, सच हो। अब मुद्दे की बात है। पिछले जो सवाल जवाब का दौर था उसमें किसी ने मुझसे पूछा था साहब अगस्ता वेस्टलैंड का क्या हो रहा है। आपने पूछा और मोदी जी ने सुन लिया। ऐसा लगता है कभी कभी कि मोदी जी तो इस लाइव को ही देखते हैं। आपने पूछा कब? संडे को, और ये कब की? कल की न्यूज़ है, 21 तारीख की, ठीक है। और ये आ गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हैज़ नेम्ड 11 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग राजीव सक्सेना, संदीप त्यागी एंड डायरेक्टर ऑफ अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल G सपानारो एंड एज एक्यूज्ड इन द सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। अगस्ता वेस्टलैंड का केस मैंने आपसे कहा था बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है, और ये उस बात का सबूत है। ये ANI का ट्वीट है। CBI ने 11 और लोगों को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नामजद कर लिया है और अब ये भी अरेस्ट होंगे और ये सब भी अब जेल जाएंगे। अविन गर्ग जी कहते हैं गुरुजी रोज़ नए बिल आ रहे हैं, UCC और PCB कब तक आ रहा है? आएगा सर, सबका अपना टाइम है, डोंट वरी। उनका नंबर भी आएगा, है ना, डोंट वरी, वो भी आएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अगस्ता वेस्टलैंड का जवाब मिल गया। अब थोड़ी सी कश्मीर की बात कर लेता हूँ। कश्मीर में क्या चल रहा है ना, बढ़िया खबर है ना, उससे भी बढ़िया खबर देता हूँ आपको। कश्मीर में इस समय डोमिसाइल बनाने का यानी मूल निवासी बनाने का, उनके प्रमाण पत्र बनाने का काम बड़ा ज़ोरों पे चल रहा है। हेमंती इंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जो डोमिसाइल बनाने का जो काम चल रहा है, भारती जैन है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है इनका। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर है, ये रही, सीनियर एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और ये रिपोर्ट करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हवाले से। जो लोकसभा में उन्होंने कहा कि 21,14,879 लोगों ने अप्लाई किया मूल निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से 520 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिए गए, इशू कर दिए गए। देखिए जब मैं हिंदी में अटक जाया करूँ ना तो आप लोग बुरा ना माना करो, ये मेरी मिशनरी स्कूल की कहानी है, उसकी वजह से अटकता हूँ। 1,21,630 एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाए थे। तो 21 लाख नए डोमिसाइल बनने के लिए एप्लीकेशन गई हैं, 16 लाख बन चुके हैं, बाकी के बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कश्मीर में अभी 21 लाख लोग और नए पहुंचने वाले हैं। तो अगर कोई और कश्मीरी है जो कश्मीर के बाहर है, जो वहाँ से आए थे, उन सब से मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके आप एटलीस्ट डोमिसाइल बनवा लीजिए। आप मेहरबानी करके वहाँ फ्री में घर मिल रहे हैं, फ्री में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से गूगल फॉर्म खोल देंगे, सारे कश्मीरियों के लिए गूगल फॉर्म अलग से खोल देंगे ताकि आप उसमें अपनी डिटेल्स भर सकें। और हम आपके लिए जो मदद हम आपकी कर सकते होंगे वो हम करेंगे, सरकार से कहेंगे, सरकार पे प्रेशर बनाएंगे और आपको मदद मिलेगी। आपका जहाँ घर था वो घर आपको मिलेगा, वो जगह आपको मिलेगी, वो सब कुछ आपको मिलेगा, आपको मुआवजा भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। तो जो लोग कश्मीर वापस जाना चाहते हैं वो कश्मीर जाने के लिए इस समय सबसे अनुकूल समय है, सरकार के हिसाब से भी और वैसे भी। अब चलते चलते एक बड़ी बहुत बेहतरीन आपको वीडियो दिखाने का मेरा मन है ना। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मैं खुद भी एक तरह से जंगली हूँ, जंगल मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और जंगली जानवर मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। हर जानवर मुझे प्यारा लगता है और मैं समझता हूँ शायद सभी को प्यारे लगते होंगे, है ना। तो जब ये इतने प्यारे सबको लगते हैं तो चलते चलते एक आपको बड़ी अच्छी सी एक मज़ेदार एक क्लिप दिखाता हूँ। ज़रा इस क्लिप को देखिए, इस भालू को देखिए। और ये भालू कहाँ है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मंदिर की तस्वीर है। नर और मादा 2 हैं और उसके 3 बच्चे हैं। ये हमेशा हर शाम को 6:30, 5 बजे, 7 बजे डेली आता है। ये यहाँ तो एक सोचा जाए छत्तीसगढ़ में रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, चंडी माता मंदिर।
वहाँ पर ये जंगली भालू आ जाते हैं। और सबसे मज़े की बात, इतने प्यारे हैं ये जंगली भालू, इतने बड़े बड़े इनके नाखून होते हैं, इतने बड़े बड़े, मतलब अगर मार दे तो गर्दन अलग हो जाएगी, इतने खतरनाक होते हैं भालू। लेकिन ये भालू इतने प्यारे हैं, आ रहे हैं लोगों के हाथों से खाते हैं, प्रसाद लेते हैं और मस्ती में अपने चले जाते हैं। एक मादा है, मम्मी है, उसके बच्चे हैं, और एक कपल है और उसके बच्चे हैं। ये भालू हैं, बड़े प्यारे हैं। ज़रा देखिए आप इसको एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। आरती भी होती है यहाँ मंदिर में। ये लोग भी कुछ उसकी अंश हैं, और अपने हाथों से तो कहते हैं कि हम लोग भालू को प्रसाद अपने हाथों से खिलाया, तो ये सब अच्छी लगती है, ये सब खुशी की बात है। पहले डरते थे आप, लेकिन कोई नहीं डरते हैं आप पब्लिक, आपको हाथ में टांग लिए आगे में चल जाते हैं, पहले डर में नीचे भाग जाता पहले। तो ये आपने देखा कितने प्यार से भालू, एकदम प्यारे प्यारे भालू कितने प्यार से हाथ से खा रहे हैं। लेकिन एक बात फिर से बता दूं आप सबको, एक बार बहुत अच्छे से बता दूं, कभी भी किसी भी जंगली जानवर, क्योंकि वो टेम्ड नहीं होते, क्योंकि वो पले हुए जानवर नहीं होते, उनके साथ ऐसी रिस्क बिल्कुल मत उठाइएगा। ये भालू यहाँ आते हैं, परिचित है लोगों से, इसलिए हाथ से खा रहे हैं। ये गलती आप सामान्य जीवन में कभी गलती से मत कीजिएगा, वरना भालू आप पर हमला कर देंगे, इसको याद रखिएगा। और किसी भी जानवर को कभी भी लाइटली मत लीजिए। प्यारे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनसे जो दूरी मेंटेन करनी है वो दूरी मेंटेन कीजिए, क्योंकि उनको ये लगता है आप उनको मारने आए हैं। वो कोई जंगली नहीं, जो शब्द दे दिया गया जंगली है काट लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको ये डर लगता है कि आप उनको मारने आए, इसलिए वो आप पर हमला कर देते हैं। इसलिए उतनी दूरी बना कर रखिए जिससे उनको बिल्कुल भी डर ना लगे, और वो आपके साथ बहुत प्यार से आपके साथ रहें, आप भी उनके साथ रहें, और हम सब एक साथ इस दुनिया में रहें। मोदी जी परफॉर्म ध्यान एवरी डे, आई थिंक ही रिसीव थ्रू आवर थॉट्स थ्रू टेलीपैथी लाइक भोलेनाथ हैव फेथ इन हिम। डेफिनेटली निरंजन नायक जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कभी कभी। सर थाली छेद वालों का वो लोग नहीं दिखते जो ISIS वालों के साथ फ़ोटो लेते हैं, पार्टी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है दीपक उपाध्याय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बहरहाल थाली का हाल तो ये है कि दीपिका पादुकोण जी का नाम आ गया, दिया मिर्ज़ा का भी नाम आ गया है। ये वही दीपिका पादुकोण है जो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के पास साथ में जाकर खड़ी हुई थी। छपाक फिल्म इनकी छपाक के साथ गिर गई थी, और न तो पैसे कमा पाई थी छपाक से, ना TRP मिल पाई थी। और अब इनका ड्रग्स कार्टेल में भी नाम आ रहा है। तो अब दीपिका के लिए स्थिति बड़ी मुश्किल है। अब दीपिका जी के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। और मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आप सबसे, मैंने पहले भी कहा, अपने रियल हीरोज़ को पहचानिए, उन लोगों को पहचानिए जो आपके लिए काम करते हैं, उन लोगों को पहचानिए जो देश के लिए काम करते हैं। ये ड्रगीज़, चरसी, कोकीन लेने वालों से ज़रा दूर रहिए, इनको कम से कम अपना हीरो मत बनाइए। ये आपकी हीरो बनने लायक नहीं है ये लोग। अब फिर जब आप इनको हीरो बनाते हैं बाद में फिर आपको बुरा लगता है। सर प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट यूपी फिल्म सिटी, तेजस एक्स जी बार बार पूछ रहे हैं। चलिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी आने वाली है। और ये फिल्म सिटी सिर्फ बॉलीवुड की तर्ज पर नहीं आएगी, ये हॉलीवुड की तर्ज पर आएगी, जहाँ विदेशी फिल्में भी बन सकें। इस लेवल का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्लान चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि फिल्म सिटी हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद बॉलीवुड यूपी ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मित्रों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बीच में 2 दिन का गैप हो गया, 1 दिन का या 2 दिन का, तो कई सारी बातें नहीं हो पाई। बहरहाल आज हमने प्रयास किया आप सबके मन में जो सवाल होंगे, जो मुद्दे होंगे, उनको लेकर। अभी बहुत सारे मुद्दे छूट गए, कल हम उन मुद्दों को कवर करेंगे। थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, कल हम उनको फिर से कवर करेंगे। ग्रेटर नोएडा इज़ माई सिटी, कहती हैं विनीता तिवारी जी। मेरा तो ये मानना है हर सिटी इस देशवासी की है, और सभी लोग एक साथ रहे। TR730 बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और आप सभी मित्रों से फिर एक बार निवेदन करूंगा, आप अपने मित्रों से कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो जागरूक हों, उनको पता चले देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें 2 लिंक दी हुई है ना, एक गूगल फॉर्म की, वो भी ज़रूर भरवा दीजिएगा अगर वो भरना चाहें तो। लेकिन टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से जुड़ जाएं वो, क्योंकि नोटिफिकेशन वहीं से आते हैं, टेलीग्राम चैनल से, राइट। हम कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें।
अपना कीमती समय देने के लिए और इतना इंतज़ार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।